हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, हम आ गए हैं फिर से एक नई वीडियो लेकर जिसमें हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आज हम इसमें एनसीईआरटी इन टेक्स्ट प्लस एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। द फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 40 पर जो है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मेटल which is liquid at room temperature, can be easily cut with knife, is a best conductor of heat, and the fourth one is poor conductor of heat। तो आपको ऐसे मेटल्स के नाम लिखने हैं जो कि पहला मेटल है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, दूसरे ऐसे मेटल का नाम लिखना है जो कि इजिली नाइफ से भी काटा जा सकता है, तीसरा ऐसे मेटल का नाम लिखना है जो कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट हो, और चौथा ऐसा मेटल आपको बताना है जो कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। आमतौर पे नहीं ऐसे होते, बट कुछ ऐसे एक्सेप्शंस भी हैं जिनके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो मरकरी ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे आपको लिक्विड मिल जाएगा। सोडियम ऐसा मेटल है जिसे इजिली नाइफ से काटा जा सकता है, पोटेशियम को भी काटा जा सकता है, ये दोनों ही मेटल जो है वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। सिल्वर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों का ही होता है, और लेड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। ठीक है, तो ये इसके आंसर्स हो जाते हैं। हम नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मालेबल एंड डक्टाइल। तो आपको मालेबल एंड डक्टाइल जो वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग्स आपको बतानी है। ठीक है, तो आपको याद होगा कि मालेबिलिटी एंड डक्टिलिटी जो है वो प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की। तो चलो इसे डिस्कस कर लेते हैं। मालेबल मीन्स अ मेटल दैट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स ऑन हैमरिंग इज कॉल्ड मालेबल। किसी मेटल को मालेबल बोला जा सकता है कब? जब उसको हैमरिंग करके यानी कि हथौड़े से पीट कर थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सके। सो मालेबल बोले तो मालेबल एक प्रॉपर्टी है मेटल्स की जिसके वजह से मेटल्स को हथौड़े से पीट कर पतली चादरों में कन्वर्ट किया जा सकता है ना, थिन शीट्स में बदला जा सकता है। डक्टाइल बोले तो अ मेटल विच कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। तो जो डक्टिलिटी है वो प्रॉपर्टी है किसकी? मेटल्स की, जो अलाउ करती है मेटल्स को कि उन्हें पतली और पतले वायर्स में बदला जा सकता है। ठीक है, सो डक्टाइल बोले तो अ मेटल विच कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टाइल। क्लियर, यहाँ पर आपको पिक्चर्स के द्वारा बताया गया है। एक मेटल है जिसको हैमर किया गया, देन वो पतली चादरों में कन्वर्ट हो गया है। और यहाँ पर जो थिन वायर्स हैं ये दिखाए गए हैं कि एक मेटल जो है उन्हें थिन वायर्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो जो ये प्रॉपर्टी है ये मालेबिलिटी और डक्टिलिटी बोली गई है रिस्पेक्टिवली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वाई इज सोडियम केप्ट इमर्ज्ड इन कैरोसिन ऑयल। जो सोडियम है उसे कैरोसिन ऑयल में डुबो के क्यों रखा जाता है? तो आपको पता है कि जो सोडियम है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है ना एलिमेंट है, तो शायद यही कारण हो सकता है। एक बार आंसर देख लेते हैं कंफर्म करने के लिए। सोडियम इज हाईली रिएक्टिव, ये सोडियम जो होता है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। सो इट इज केप्ट इमर्ज्ड इन कैरोसिन ऑयल। तो इसे कैरोसिन ऑयल में इमर्ज करके रखा जाता है टू प्रिवेंट इट रिएक्शन विद ऑक्सीजन, जिससे कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ना कर पाए, मॉइस्चर के साथ रिएक्शन ना कर पाए, एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन ना कर पाए, टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर, जो कि प्रिवेंट करता है एक्सीडेंटल फायर को। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि सोडियम को क्यों कैरोसिन ऑयल के अंदर इमर्ज करके रखते हैं। एक्चुअली जो कैरोसिन ऑयल है वो सोडियम के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, तो इस वजह से उसे वहां पर छिपा के रखा गया है एक तरह से एनवायरमेंट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। आपको इक्वेशन लिखनी है जो नीचे दी गई रिएक्शन है उनके लिए। तो आयरन विद स्टीम, आयरन की रिएक्शन स्टीम के साथ। सेकंड कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर। तो कैल्शियम और पोटेशियम की रिएक्शन वाटर के साथ आपको दिखानी है। यहाँ पर आंसर देखते हैं इसका। जो आयरन है उसकी रिएक्शन अगर हम स्टीम के साथ करते हैं तो हमारा बन जाता है आयरन ऑक्साइड, और प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ठीक है जी। अगर हम आयरन Fe की रिएक्शन H2O के साथ करते हैं तो Fe3O4 यानी कि आयरन ऑक्साइड बनता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकलती है। सेकंड, अगर कैल्शियम की रिएक्शन हम वाटर के साथ करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस का निष्कासन हो जाता है। क्लियर हो गया होगा। एक पोटेशियम की रिएक्शन और देख लेते हैं किसके साथ? वाटर के साथ, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है। तो पोटेशियम जिस समय पे वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है।
और साथ में हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकलती है। यहाँ पर दिखाया गया है कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मीन्स इसमें हीट भी इवॉल्व होती है। तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं वो अगर इनसे जुड़ी कुछ वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाके लिंक्स वहाँ पर दिए हुए हैं, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक्स हैं, तो आप वहाँ पे उन्हें फॉलो कर सकते हैं। और जो हमारे नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Which gas is produced when dilute hydrochloric acid is added to a reactive metal? जब किसी रिएक्टिव मेटल के साथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जोड़ा जाता है या फिर उसकी रिएक्शन की जाती है तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट H2SO4। हमें एक केमिकल रिएक्शन भी लिखनी है जिसमें आयरन रिएक्ट कर रहा है H2SO4 के साथ, मींस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है, तो आपको पता है स्टूडेंट्स कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन अगर हम मेटल्स के साथ करते हैं तो मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। एक बार यहाँ पर देखते हैं, हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस। देखिए हाइड्रोजन गैस बाहर निकलने वाली है व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू अ रिएक्टिव मेटल। कुछ स्टूडेंट्स के मन में होता है कि हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर डाइल्यूट किसी एसिड को ही क्यों यहाँ पर लेते हैं एज ए रिएक्टेंट। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भी ले सकते हैं, बट वो हाईली एक्सप्लोजिव हो सकता है। ठीक है, सो हमारी जो केमिकल रिएक्शन है वो बैलेंस्ड रहे, वो हमारे नियंत्रण में रहे, वो नॉर्मली रहे। तो इस वजह से हम डाइल्यूट एसिड्स का यूज करते हैं जब हम रिएक्टिव मेटल्स को उनके साथ रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, सेकंड है कि एक केमिकल रिएक्शन लिखनी है जिसमें आयरन रिएक्ट करेगा किसके साथ? H2SO4 के साथ, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो ये रही रिएक्शन आपके नीचे, Fe प्लस H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन में आपको मिल जाएगा H2SO4, क्योंकि एसिड आपको एक्वस सॉल्यूशन में ही एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। तो आयरन जो कि सॉलिड स्टेट में है, H2SO4 एक्वस फॉर्म में है, ने एक दूसरे के साथ रिएक्ट किया, FeSO4 बन गया, फेरस सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकली। तो ये आपका मेटल सॉल्ट बन गया और साथ में हाइड्रोजन गैस का निष्कासन हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट? अगर हम जिंक को आयरन सल्फेट के साथ या फिर आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करा दें, या फिर जिंक ग्रेन्यूल्स को हम जो आयरन सल्फेट है उसके सॉल्यूशन में डाल दें, तो क्या होने वाला है? आप क्या ऑब्जर्व करने वाले हो, ये क्वेश्चन है। राइट द केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस। आपको केमिकल रिएक्शन जो होने वाली है उसको भी लिखना है। सो हमारा आंसर है जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। आपको पता है रिएक्टिविटी सीरीज से आप देख सकते हैं कि जो जिंक है वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है। यही कारण है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आयरन सल्फेट यानी कि मेटल सॉल्ट है और उसके साथ आप जिंक को ऐड करने वाले हैं, तो जिंक जरूर यहाँ पर क्या करने वाला है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करने वाला है। Therefore इसलिए when zinc is added to a solution of iron sulfate के साथ जब जिंक को ऐड किया जाता है, then greenish color of iron sulfate solution fades। तो जो ग्रीनिश कलर है आयरन सल्फेट का वो फेड हो जाएगा। फेड इस वजह से हो जाएगा क्योंकि वहां पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, ग्रेजुअली ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कलरलेस जिंक सल्फेट। है ना, क्यों फेड हो रहा है? क्योंकि जो हमारा जिंक सल्फेट है जो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद बनने वाला है वो कलरलेस होता है। एंड आयरन मेटल इज डिपोजिटेड ऑन जिंक, जिंक उसे डिस्प्लेस कर देगा। नीचे केमिकल रिएक्शन दिखाई गई है, आप इससे समझ सकते हैं। FeSO4 प्लस Zn गिव्स आउट ZnSO4 प्लस Fe। तो Fe बाहर निकल गया, पहले FeSO4 था, कंपाउंड था, सॉल्ट था ये FeSO4, अभी सिर्फ Fe अलग निकल गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्ट बन गया ZnSO4। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस की जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए गए हैं, सो वहां से आप इन्हें देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। बहुत आसान है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखने हैं किसके? सोडियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम के लिए। शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O एंड MgO बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से ही Na2O एंड MgO बनता हुआ दिखाना है, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दिखाना है। ठीक है, तो डॉट स्ट्रक्चर में हम दिखाते हैं। आंसर इसका देख लेते हैं। जो पहला है आंसर वो है सोडियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम। तो सोडियम का डॉट स्ट्रक्चर Na के ऊपर एक डॉट लगती है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 281, इसका एटॉमिक नंबर है 11। ठीक है, अगर ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर 16 है,
इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन 286 हो जाने वाली है। तो 6 यानी कि आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम डॉट के रूप में दिखाते हैं, तो यहाँ पे 6 डॉट्स आप देख सकते हैं। Mg के बारे में बात करें तो 12 इसका एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 282 हो जाती है। आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस वजह से मैग्नीशियम के बाहर आपको 2 डॉट देखने को मिल जाएंगे डॉट स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है जी। फॉर्मेशन ऑफ Na2 एंड MgO आपको दिखानी है, तो ये रहा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। Na तो Na2 ये हो गया है यहाँ पर, ठीक है। और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ये रहा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसे 2 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है। लेकिन Na के पास अगर आप देखेंगे तो Na के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर Na और ऑक्सीजन आपस में मिलना भी चाहते हैं तो Na के पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने के लिए, जबकि ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो इस वजह से ऑक्सीजन ने Na के एक और साथी को, जो कि दूसरा Na है, उसको बुला लिया है। एक इलेक्ट्रॉन पहले वाले Na ने डोनेट किया ऑक्सीजन को, और दूसरा इलेक्ट्रॉन सेकंड Na ने डोनेट कर दिया ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करा दिया। फॉर्मूला बना Na2O। ठीक है जी, यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। सेकंड है MgO। अब MgO के बारे में अगर देखते हैं तो Mg जो है, मैग्नीशियम जो है, उसके आउटर मोस्ट सेल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं जिन्हें वो इजिली डोनेट कर सकता है। जो ऑक्सीजन है उसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो मैग्नीशियम एज इट इज अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को किसको डोनेट कर सकता है? ऑक्सीजन को डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? MgO। एक मैग्नीशियम के एटम ने एक ऑक्सीजन के एटम को क्या कर दिया है? स्टेबल कर दिया है, उसे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। ठीक है जी, तो जो कंपाउंड बना वो MgO बना, और आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पर इजिली देख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट आर आयंस प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड्स? कौन से आयंस हैं जो इन पिछले वाले कंपाउंड्स में प्रेजेंट हैं? तो भाई Na2O जो है उसमें Na प्लस में O जो आयंस है वो मौजूद है। ठीक है, जिसमें Na जो वो प्लस शो करेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, और जो ऑक्सीजन है वो 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहा है तो 2 माइनस शो कर रहा है। अगर मैं मैग्नीशियम के बारे में बात करता हूं तो Mg2 प्लस दे रहा है, मींस मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इस वजह से 2 माइनस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आयंस आपको दिख गए होंगे। सोडियम एंड मैग्नीशियम पॉजिटिव आयंस है, और जो आपके ऑक्सीजन है यहाँ पे जो सेकंड रिएक्टेंट था वो आपका नेगेटिव आयन बना रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर ये क्या है, एक आपको डायग्राम दिखाया गया है जिसमें हमने क्या किया है, सोडियम, ये रहे सोडियम और ऑक्सीजन, जिसपे आपको 2 माइनस दिखाई दे रहा है ना, जो कि हमने आगे ऊपर भी डिस्कस किया। चलिए जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 49 पर ही है ये भी। वाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट? जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है? तो हाई मेल्टिंग पॉइंट उन कंपाउंड्स का होता है जिनके एटम्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स जबरदस्त होती है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। द आयनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। जो आयनिक कंपाउंड्स है पॉजिटिव नेगेटिव आयंस से बने होते हैं। There is a strong force of attraction between the oppositely charged ions. यहाँ पर strong force है, कौन सी strong force है? Attraction वाली, जो कि opposite charges के बीच में मौजूद है। So a lot of heat energy is required to break this force. तो इस वजह से एक बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी चाहिए इन फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए, एंड मेल्ट द आयनिक कंपाउंड, और आयनिक कंपाउंड्स को मेल्ट करने के लिए, है ना, हम कह सकते हैं। ड्यू टू दिस आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो इसी कारण जो आपके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेम 2 मेटल्स विच आर फाउंड इन नेचर इन द फ्री स्टेट। कौन से वो 2 मेटल्स हैं जो कि नेचर में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं? और सेकंड क्वेश्चन है विच मेटल्स डू नॉट कोरोड इजिली। कौन से वो मेटल्स हैं जो कि इजिली कोरोड नहीं होते हैं? अगर हम बात करते हैं कि ऐसे 2 मेटल्स जो कि फ्री स्टेट में पाए जाते हैं तो जरूर ऐसे मेटल्स होंगे जो कि बहुत कम रिएक्टिव होंगे। ठीक है, आंसर एक बार देख लेते हैं, गोल्ड एंड प्लेटिनम। ये 2 ऐसे मेटल्स हैं जो कि फ्री स्टेट में मिल जाते हैं एज इट इज। ठीक है, इनकी रिफाइनिंग के लिए आपको बहुत ज्यादा काम नहीं करना पड़ता। विच मेटल डू नॉट कोरोड इजिली? तो ये भी तो यही है भाई, जो रिएक्शन ही नहीं कर रहा किसी के साथ तो वो कोरोड क्यों होगा? कोरोशन पता है ना आपको? कोरोशन का मतलब है ऑक्सीडेशन ऑफ द मेटल्स।
ठीक है। तो अब जो गोल्ड एंड प्लेटिनियम है जो वो फ्री स्टेट में मिल रहे हैं, तो फ्री स्टेट में इसी वजह से तो मिल रहे हैं क्योंकि वो किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं कर रहे होंगे। जब किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर रहे तो वो कॉरोड भी नहीं होंगे इजीली। तो गोल्ड एंड प्लेटिनियम में सेकंड का भी आंसर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो नीचे दी गई कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं, इनमें से कौन सी केमिकल रिएक्शन है जो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने वाली है। ठीक है जी। सो आप पता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में आपको कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसमें एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट किसी कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है जी, जिस वजह से इन्हें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। सो अब आपको देखना क्या है कि इस तरह के क्वेश्चंस को करते समय आपको रिएक्टिविटी सीरीज को देखना होता है। ठीक है ना जी। अभी रिएक्टिविटी सीरीज आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, आप उसमें से देख सकते हैं NaCl सॉल्यूशन को अगर हम कॉपर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें यहाँ पे क्या करना है, कंपेयर करना है कि कॉपर जो है वो Na जो यहाँ पर मेटल है इससे ज्यादा रिएक्टिव है या फिर कम रिएक्टिव है। अगर ज्यादा रिएक्टिव होता कॉपर तो Na को NaCl से डिस्प्लेस कर देता, लेकिन क्या ऐसा है, नहीं। कॉपर लेस रिएक्टिव है Na से, सोडियम से, तो यहाँ पर तो होने वाला नहीं है। सेकंड, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम मेटल है, सॉल्यूशन एंड एल्युमिनियम मेटल, तो एल्युमिनियम मेटल रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ, तो क्या यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने वाली है। तो हमें देखना है कि क्या एल्युमिनियम जो है वो मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव है, तो नहीं है ऐसा, तो यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होने वाली। थर्ड हम चलते हैं FeSO4 यानी कि आयरन सल्फेट सॉल्यूशन एंड सिल्वर मेटल, और सिल्वर मेटल की रिएक्शन हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखेंगे क्या सिल्वर जो है वो FeSO4 जो यहाँ पे सॉल्ट है उसके अंदर जो मेटल Fe है क्या उससे ज्यादा रिएक्टिव है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है, यानी कि सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन Fe, तो यहाँ पर भी आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को नहीं मिलने वाली। तो बचा चौथा, तो चौथा इसका आंसर हो सकता है, लेकिन फिर भी हमें देखना है एक बार। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल, तो क्या जो कॉपर मेटल है वो सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो हाँ, आप रिएक्टिविटी सीरीज में देख सकते हैं कि कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू सिल्वर। तो क्या करेगा, जैसे ही कॉपर मेटल AgNO3 के साथ मिलेगा तो ये कॉपर क्या करेगा, Ag को डिस्प्लेस कर देगा, और डिस्प्लेस करने के बाद Ag तो अलग हट जाएगा एंड देन कॉपर NO3 के साथ जुड़ के कॉपर नाइट्रेट बना देगा। ठीक है, चलो एग्जांपल इसका आंसर देख लेते हैं। AgNO3 सॉल्यूशन, देखो आ गया D, AgNO3 सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल, तो ये वाले जो रिएक्शन है वो आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देने वाली है। ठीक है, आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग। अगर आयरन फ्राइंग पैन है आपके पास, आयरन का कोई ऐसा बर्तन है जिसमें हम सामान को फ्राई वगैरह करते हैं, खाना वाना बनाते हैं, तो उसको रस्ट प्रूफ बनाने के लिए कौन सा मेथड सबसे ज्यादा सुटेबल है। तो पहला मेथड है अप्लाइंग ग्रीस, हम उसमें ग्रीस अप्लाई कर दें। सेकंड है अप्लाइंग पेंट, हम उसमें पेंट अप्लाई कर दें। थर्ड है अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक, एंड डी है ऑल ऑफ अब। अब देखो भाई, ग्रीस तो अप्लाई कर नहीं सकते, खाना खराब हो जाएगा। ठीक है, आप चलो ग्रीस अप्लाई कर दो उस पर और उसमें खाना पकाओगे तो ग्रीस उसके साथ मिल जाएगा, तो ये तो चलो अच्छा वाला मेथड नहीं मुझे लग रहा है ऐसा। बी देखते हैं अप्लाइंग पेंट, तो अगर पेंट करते हैं तो भाई आप जानते हो कि पेंट करते हैं, लेकिन जो फ्राइंग पैन है वो हीट के साथ काम करने वाला एक वेसल है जिसमें हम हीट देंगे इसे और खाना पकेगा फिर उसमें। तो अगर हम पेंट अप्लाई करते हैं तो ये भी अच्छा ऑप्शन नहीं है, पेंट जल जाएगा एंड देन वो भी खाने में मिलेगा, खराब कर देगा खाने को। सी है अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक, ठीक है, एक जिंक की कोटिंग उसके ऊपर हम चढ़ा देते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं। और अगला है ऑल ऑफ अबव, तो भाई ऑल ऑफ अबव तो होंगे नहीं क्योंकि तीनों में से दो तो हमने रिजेक्ट कर दिए, तो बचा एक अप्लाइंग ऑफ कोटिंग ऑफ जिंक, तो ये हम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक, ये ठीक हमें लग रहा है, इसका आंसर देख लेते हैं, अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। An element reacts with oxygen to give a compound with a high melting point. एक एलिमेंट है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और एक कंपाउंड बना रहा है जिसका एक हाई मेल्टिंग पॉइंट है। दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर, तो ये कंपाउंड है ये सॉल्युबल है इन वाटर। द एलिमेंट इज लाइकली टू बी, तो इनमें से एलिमेंट कौन सा होने वाला है, कैल्शियम होने वाला है, कार्बन होने वाला है, सिलिकॉन होने वाला है, या फिर
आयरन होने वाला है? तो आंसर है इसका कैल्शियम, कैल्शियम होने वाला है। ठीक है जी। कैल्शियम मेटल है जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और कैल्शियम ऑक्साइड बना देता है, जो कि जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ठीक ठाक होता है। ठीक है, चलो तो कैल्शियम का आंसर बन गया है। अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। फूड कैन्स आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक बिकॉज। तो जो फूड कैन होती हैं जिनके अंदर हम खाना भर देते हैं, जैसे पेप्सी वगैरह आपने देखी होगी, पेप्सी की कैंस आती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स की कैंस जो आती हैं, वो कोटेड होती है टिन से, नॉट विद जिंक, जिंक से नहीं होती। तो क्यों ऐसा है? जिंक इज कॉस्ट्रियल देन टिन। क्या ऐसा है कि जो जिंक है वो ज्यादा कॉस्टली है टिन से, तो इस वजह से ये किया गया। जिंक हैज अ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन टिन, जिंक का हायर मेल्टिंग पॉइंट है टिन से, इस वजह से ये किया गया है। जिंक इज लेस रिएक्टिव देन टिन, जो जिंक है वो कम रिएक्टिव है टिन से, या फिर जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, तो जिंक है ज्यादा रिएक्टिव है टिन से। तो भाई यहाँ पर सीधी सी बात है, फूड कंटेन कर रहे हैं हम इन कैंस के अंदर, तो अगर रिएक्टिव मेटल्स यहाँ पे होंगे तो वो फूड के साथ रिएक्शन कर लेंगे, ठीक है, और कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देंगे। तो इस वजह से हमने लेस रिएक्टिव को लिया। तो जो जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू टिन, ठीक है, जिस कारण हम जिंक का यूज नहीं कर रहे हैं, टिन का यूज कर रहे हैं, क्योंकि टिन कम रिएक्टिव है, भोजन के साथ रिएक्शन नहीं करेगी। तो हम आंसर देख लेते हैं, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, टिन कम रिएक्टिव है, इस वजह से जिंक का उपयोग नहीं किया जा रहा है। What are amphoteric oxides? Amphoteric oxides क्या होते हैं? Give two examples of amphoteric oxides. So amphoteric oxides के बारे में जो हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स किया था, तो वहां पर भी हमने डिस्कस किया था इसे। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो मेटल ऑक्साइड्स ही हैं। मेटल ऑक्साइड्स मेजॉरिटी में अगर देखते हैं तो बेसिक इन नेचर होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स भी हैं जो कि एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन शो करते हैं और सॉल्ट बनाते हैं। तो ऐसे मेटल ऑक्साइड्स जो कि एसिड्स और बेसिस के साथ रिएक्शन कर लें, उन्हें हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। तो एग्जांपल इसका आ जाता है, दोज मेटल ऑक्साइड्स विच शो बेसिक एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, इन अदर वर्ड्स मेटल ऑक्साइड्स दैट रिएक्ट with both acids and bases to form salt and water are called amphoteric oxide। ठीक है, जो अभी अभी बताया मैंने आपको। तो हालांकि ये आपको पता होगा क्योंकि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ द चैप्टर अच्छे से बता दिया जाता है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा टफ नहीं होगा, लेकिन मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ऐसे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो कि बेस एंड एसिड दोनों के साथ रिएक्शन कर सॉल्ट सॉल्यूशंस बनाते हैं और साथ में वाटर भी बनाते हैं। ठीक है जी। एग्जांपल के तौर पे एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। ठीक है जी। तो अगर एग्जांपल पूछ लिया जाता है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड आप नाम बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी क्या कहते हैं रिएक्शंस दे रखी हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के बारे में है ये सारा कुछ, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एल्युमिनियम और जिंक का ही एग्जाम्पल आपको दिया गया है। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं अभी। नेम टू मेटल्स विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन। ऐसे मेटल्स के आपको नाम बताने हैं, दो ऐसे मेटल्स के आपको नाम बताने हैं जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दें उसकी जगह से। ठीक है, फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स एंड टू मेटल्स विच विल नॉट। तो दो ऐसे मेटल्स बताने हैं जो नहीं कर सकते और दो ऐसे मेटल्स बताने हैं जो हाइड्रोजन को डाइल्यूट एसिड जो होते हैं उनसे डिस्प्लेस कर देते हैं। तो आंसर है मेटल अबव हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज लाइक सोडियम एंड मैग्नीशियम डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। भाई हाइड्रोजन से ज्यादा जो भी रिएक्टिव मेटल्स एक्टिविटी सीरीज में आपको दिखते हैं वो सभी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं उसके एसिड्स फॉर्म से। ठीक है, दूसरा, अगर मैं कहता हूं कि जो मेटल्स जो हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे हैं, क्या वो भी डिस्प्लेस कर देंगे उसे? तो वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, वो लेस रिएक्टिव हैं। तो मेटल्स बिलो हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज लाइक कॉपर सिल्वर डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। सो डाइल्यूट एसिड से अगर हाइड्रोजन को हमें डिस्प्लेस करना है, वहां से हमें हाइड्रोजन हटाना है, तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज देखनी होगी और रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन जहां पर है वहां से ऊपर वाले जो मेटल्स हैं जो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे, नीचे वाले नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप दो एग्जांपल कोई भी उठा सकते हैं। हमने मैग्नीशियम एंड सोडियम उठाया है और यहाँ पर जो नीचे वाले हैं वो कॉपर और सिल्वर ले लिया है। ठीक है, आप गोल्ड भी ले सकते हैं, प्लेटिनियम भी ले सकते हैं,
टिन भी ले सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। राहुल टुक सल्फर पाउडर ऑन अ स्पैचुला एंड हीटेड इट। राहुल नाम का कोई बच्चा है जिसने सल्फर पाउडर लिया है, ठीक है, एक चम्मच में ले लिया है उसे और उसे गर्म करना स्टार्ट किया। ही कलेक्टेड द गैस इवॉल्व बाई इन्वर्टिंग अ टेस्ट ट्यूब ओवर इट। ठीक है, उसने इसमें से निकलने वाली जो गैस है उसे कलेक्ट करने की कोशिश की है और इसके लिए उसने ऊपर एक टेस्ट ट्यूब उल्टी रख दी है। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में एज शो इन फिगर में जैसा दिखाया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो है, व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ गैस ऑन। जो गैस यहाँ पर कलेक्ट होने वाली है उस गैस का एक्शन लिखना है किस पर, ड्राई लिटमस पेपर पर, मॉइस्ट लिटमस पेपर है ना, सूखे लिटमस पेपर पे, गीले लिटमस पेपर पे। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। सबसे पहले आप देखिए, जो सल्फर है वो एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल्स को जब गर्म किया जाता है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये काम हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड या फिर सल्फर ऑक्साइड बनाने वाला है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हमेशा एसिडिक इन नेचर होते हैं, ठीक है जी। जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक होते हैं, जो मेटल ऑक्साइड्स हैं वो आपके बेसिक इन नेचर होते हैं। तो लिटमस पेपर पर क्या असर पड़ने वाला है ये पूछा गया है इस गैस का। तो भाई अगर ड्राई लिटमस पेपर है तो उसमें तो कोई असर पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि जो एसिडिक एंड जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो निकल के आते हैं या फिर वो शो होते हैं सिर्फ कहाँ पर, एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर। तो ये ड्राई है तो यहाँ पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मॉइस्ट लिटमस पेपर है तो जो आपका ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड हो जाएगा। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यहाँ पर लिखनी है। तो आंसर एक बार देख लेते हैं। ड्राई लिटमस पेपर नो रिएक्शन, मॉइस्ट लिटमस पेपर बिकम्स रेड, ठीक है, ब्लू से रेड हो जाएगा जो अभी मैंने बताया। इसकी अगर रिएक्शन देखते हैं हम तो इसकी रिएक्शन है S प्लस O2 गिव्स आउट SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है जी। और अगर इसे हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो SO2 प्लस H2O, तो वो बन जाएगा क्या, सल्फ्यूरस एसिड। तो सल्फ्यूरस एसिड कहाँ पर है, मॉइस्ट लिटमस पेपर के साथ है। मॉइस्ट बोले तो वाटर, और सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर पहले से मौजूद है। तो सल्फर डाइऑक्साइड ने लिटमस पेपर जो कि गीला है उस नमी के साथ वाटर के साथ रिएक्शन की एंड फिर सल्फ्यूरिक एसिड बना दिया। और एसिड्स क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड बना देते हैं, तो यहाँ पर रेड इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको कोई क्वेश्चन है, जिसको कोई क्वेरी है, तो वो कमेंट बॉक्स में क्वेरी अपनी डाल सकता है। मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ कि क्वेरीज को लिया जाए और उन्हें सॉल्व कर दिया जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। स्टेट 2 वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन को रोकने के लिए दो आपको तरीके बताने, दो आपको रास्ते बताने हैं। तो आपको पता है एक तो पेंटिंग है और एक गैल्वेनाइजेशन है, तो इसका आंसर वही बनने वाला है। वेज टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन आर बाय पेंटिंग, बाय गैल्वेनाइजेशन। 6th 7th 8th 9th 10th घरेलू जीवन में अगर हम देखते हैं तो हम लगातार ये काम कर रहे होते हैं। तो आई होप आपके लिए ये वाला जो क्वेश्चन है वो मुश्किल नहीं रहा होगा। रस्टिंग ऑफ आयरन को रोकने के लिए हम पेंट करते हैं आयरन आर्टिकल्स को और गैल्वेनाइजेशन भी कर देते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी तरीके। व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटल्स कंबाइंड विद ऑक्सीजन। अगर हम नॉन मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो किस प्रकार के ऑक्साइड्स बनते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअल में दो तरह के ऑक्साइड्स बनते हैं, एक बनते हैं न्यूट्रल और एक बनते हैं एसिडिक। तो एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। नॉन मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स और नेचुरल ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स और न्यूट्रल ऑक्साइड्स। ठीक है, एग्जांपल इसका देखते हैं तो आपको पता लगेगा। एस सल्फर नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है जो कि बाद में जाके सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, तो एसिडिक है ये। और न्यूट्रल है जो है उसके बाद में देख लेते तो हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। हालांकि कई जगहों पर जो हाइड्रोजन है वो मेटल्स की तरह बिहेव करता है, कई जगहों पर नॉन मेटल्स की तरह बिहेव करता है। लेकिन अगर हम देखते हैं तो हाइड्रोजन गैस है, नॉन मेटल ही है ये। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है क्या, वाटर है ये, क्या ऑक्साइड ही, हाइड्रोनियम ऑक्साइड है ये। लेकिन ये क्या है, न्यूट्रल है, ये एसिडिक नहीं है ना ही ये बेसिक है, तो न्यूट्रल है। ठीक है, एग्जांपल आपको देख लिए हैं आपने। तो न्यूट्रल ऑक्साइड्स बन सकते हैं और एसिडिक ऑक्साइड्स भी बन सकते हैं। चलो गिव रीजन, रीजन देना है किस चीज का। प्लेटिनियम गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरीज। प्लेटिनियम जो है, गोल्ड जो है,
सिल्वर जो है, चांदी जो है, वो ज्वेलरीज बनाने के लिए यूज करते हैं। तो पहले तो इसका रीजन देना है क्यों है भैया ऐसा। दूसरा, सोडियम पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल। तो सेकंड है, सोडियम हो या फिर पोटेशियम हो या फिर लिथियम नाम का एक मेटल है, तो उन्हें स्टोर करते हैं किसके अंदर, ऑयल्स के अंदर। तो क्यों करते होंगे, ये पहले भी आ चुका है वैसे। प्लेटिनियम, गोल्ड एंड सिल्वर यूज किए जाते हैं ज्वेलरीज बनाने के लिए क्योंकि ये बहुत लेस रिएक्टिव है। एक तरह से कह सकते हो आप, ये रिएक्टिव है ही नहीं, ठीक है ना जी। जिस कारण प्लेटिनियम, गोल्ड और सिल्वर आपको नेचर के अंदर फ्री स्टेट में भी मिल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ना तो ऑक्साइड्स बनाते जल्दी से, ना कुछ और बनाते हैं। तो आप चाहोगे भाई, आप जो ज्वेलरी बन रही है क्योंकि वो बहुत महंगी है, तो आप चाहोगे कि ऐसे वहां पे मेटल्स यूज हो जो कि ऑक्सीजन के साथ तो कम से कम रिएक्शन ना करें और मेटल ऑक्साइड्स ना बनाए, रस्ट वगैरह ना लगे उनमें, ठीक है। तो ये ऐसा बिहेवियर शो नहीं करते हैं। प्लेटिनियम, गोल्ड और सिल्वर जो है वो इनएक्टिव हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड्स नहीं बनाते हैं, जिस कारण इन्हें ज्वेलरी बनाने में यूज किया जाता है। सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम जो है वो बहुत हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो ऑक्सीजन के अगर ये सीधे कांटेक्ट में आते हैं तो ये रिएक्शन करना शुरू कर देते हैं उनके साथ, और कई बार इसमें आग भी लग जाती है ना। तो एक्सीडेंटल फायर नहीं होना चाहिए, इस कारण इन्हें ऑयल्स के अंदर स्टोर करते हैं, इन्हें इमर्ज कर देते हैं कैरोसिन ऑयल के अंदर, तो वहां पर ये सुरक्षित रहते हैं, वातावरण के कांटेक्ट में नहीं आते हैं। आंसर एक बार देखते हैं। प्लेटिनियम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरीज बिकॉज दीज आर मालेबल एंड डक्टाइल। ठीक है जी, मालेबल डक्टाइल, देखो ये हम भूल गए थे, मालेबल डक्टाइल है क्योंकि इन्हें ये पीट पीट के चादरें बनाई जा सकती हैं, ये बहुत ज्यादा डक्टाइल है ना, इनके तार बनाए जा सकते हैं। और दूसरा जो मेन कारण है, दीज आर हाईली रेजिस्टेंट टू कॉरोशन, है ना, ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट है कॉरोशन से। चलो सेकंड है, सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर वेरी रिएक्टिव एंड कैच फायर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। दिस इज ड्यू टू देयर लो इग्निशन टेम्परेचर एंड हाई रिएक्टिविटी। हाई रिएक्टिविटी है, लो इग्निशन टेम्परेचर है, फट से इनमें आग लग जाती है। नहीं ऐसा होना चाहिए, एक्सीडेंटल नहीं होना चाहिए ऐसा, मतलब आप लेबोरेटरीज के अंदर तो ये कर सकते हैं, लेकिन अगर ये रखे हुए हैं कहीं पे एंड देन अपने आप ही इनमें आग लग जाती है तो वो थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। तो इस वजह से इन्हें ऑयल्स के अंदर हम स्टोर करके रखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। सो केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर हमें डिफरेंसेस बताने हैं। मैंने जो आपको टेबल प्रोवाइड की है इसमें फिजिकल एंड केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज हैं जिसके आधार पर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं मेटल्स को और नॉन मेटल्स को। तो जो पहली प्रॉपर्टी है वो है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स नहीं होते हैं ऐसे। मेटल्स आर मालेबल दैट दे कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स। तो ये मालेबल होते हैं, ये नहीं होते हैं, नॉन मेटल्स नहीं होते हैं। मेटल्स के बारे में बात करें तो डक्टाइल होते हैं, इनके तार बनाए जा सकते हैं, पतली वायर्स में खींचा जा सकता है इन्हें। नॉन मेटल्स नहीं ऐसे होते हैं, सल्फर वगैरह आप देखोगे तो नहीं ऐसा कर सकते हम। मेटल्स आर सोनोरस, ये ध्वनि होते हैं, आवाज पैदा करते हैं, एक थोड़ी सी क्रंची आवाज पैदा करते हैं। नॉन मेटल्स ऐसा नहीं कर सकते। मेटल्स हैव हाई टेंसिल स्ट्रेंथ, तो इनकी टेंसिल स्ट्रेंथ अच्छी खासी है, अगर ये आपके हाथ से छूट के नीचे गिर जाते हैं तो ये कम से कम टूटेंगे नहीं, ठीक है। नॉन मेटल्स के साथ ऐसा नहीं है, वो नीचे गिरते हैं एंड टूट सकते हैं, वो ब्रिटल होते हैं। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, इनकी डेंसिटी हाई होती है, जबकि नॉन मेटल्स की जो डेंसिटी है वो लो होती है। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट और जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है, ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू नॉन मेटल्स, ठीक है। नॉन मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है वो लो होता है यूजुअली। मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, अगर हम मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो जो मेटल्स हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, जबकि जो नॉन मेटल्स हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, जैसे सल्फर ऑक्साइड हमने बनाया था यहाँ पर, ठीक है जी। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। एनसीईआरटी से जो रिलेटेड टॉपिक्स थे इस चैप्टर के, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के, वो आई होप क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी लिख सकता है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो पूरी कर दी जाए। सो अभी टाइम है बाय बाय कहने का आपसे, तो चलिए बाय बाय। जो हमारे नए यूजर्स हैं, जो नए व्यूअर्स हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि नई आने वाली जो इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन उन्हें सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय।